सभी को जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है वाणिज्य व्यवसाय संचालन कक्षा 11 में अमित सर संचालन संचार ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन व्यवहार। ऑनलाइन व्यवहार क्या होता है और कैसे होता है। पूर्व खरीद विक्रय की अवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें विज्ञापन और जानकारी प्राप्ति का समावेश होता है। पूर्व खरीदी विक्रय की अवस्था में विज्ञापन और जानकारी प्राप्ति का समावेश होता है। प्री परचेज होता है। प्री परचेज में क्या होता है कि अपने को पहला स्टेज में अपने खरीद के बारे में सोचना, खरीदी के बारे में सोचेंगे तो उसमें अपन सोचेंगे कि खरीदे जो आइटम मैं खरीदने जा रहा हूँ उसमें मेरी क्वालिटी कैसी रहेगी, कितना मेरे को डिस्काउंट मिलेगा और कहाँ से मैं खरीदूँगा तो उसका ज़्यादा मेरे को डिस्काउंट रहेगा। क्रय विक्रय की शर्तें, इसमें मूल्य निर्धारण और शर्तों का समावेश होता है। परचेज स्टेज 2, इसमें क्या वास्तव में खरीदा, क्या अपन वो दुकान पर जाकर वास्तव में वो चीज़ खरीद रहे या मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। माल धन का भुगतान, पहली और दूसरी अवस्था में सूचना का प्रभाव हुआ है, जबकि इस अवस्था में वस्तु और धनराशि के आदान प्रदान का समावेश होता है। माल धन का भुगतान, तो इस अवस्था में क्या होता है कि वस्तु की धनराशि के आदान प्रदान का समावेश होता है। इंटरनेट के माध्यम द्वारा ऑनलाइन व्यवहार किया जाए तो प्रक्रिया शीघ्रता से और कम खर्च में होता है। अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर ऑनलाइन व्यवहार किया जाता है तो उसकी शीघ्रता और कम खर्च में हो जाती है। ये समय प्रक्रिया ग्राहक के दृष्टिकोण में वर्णित की गई है। इसका पहला पॉइंट है मालधन भुगतान में पंजीकरण। ऑनलाइन खरीदी करने से पहले ग्राहक का पंजीकरण फॉर्म भरकर पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। ऑनलाइन खरीदी करने से पहले ग्राहक को पंजीकरण फॉर्म भरकर पंजीकरण करना आवश्यक होता है। पंजीकरण करवाना अर्थात विक्रेता के अंतिम ऑनलाइन खाता खुलवाना, ऑनलाइन व्यवहार में रजिस्ट्रेशन अर्थात साइन अप होता है। इसके लिए ई कॉमर्स में खाता खुलवाने का नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि सूचनाएं देनी पड़ती है। इस संबंध में व्यवहार करने के लिए पासवर्ड भी दिया जाता है। खाते की जानकारी पासवर्ड में सुरक्षित होती है। तो पंजीकरण से मीन्स जैसे अपन फ्लिपकार्ट को ऐप अपने डाउनलोड किया, फिर इसको अपने साइन अप करना पड़ता है, फिर अपन उसको अपना नाम लिखते हैं, घर का एड्रेस लिखते हैं और जो डिलीवरी मंगाते हैं वो कहाँ पे आती है, घर के एड्रेस पर आती है। तो उसका इस प्रकार से पंजीकरण करना पड़ता। ऑर्डर देना, ऑनलाइन खरीदी करते समय विविध वस्तुएं पसंद करके शॉपिंग कार्ट में रखी जाती है और शॉपिंग कार्ट ऑनलाइन क्रय करते समय क्रेता द्वारा पसंद की वस्तुओं की सूची है। इस शॉपिंग कार्ट में खरीद की सूची तैयार करने के बजाय इसमें आगे के विकल्प पर जाकर धनराशि भुगतान के विकल्प को पसंद किया जाता है। ऑर्डर देना, जब हमने एड्रेस नाम पता लिख दिया, अगर कोई अपन को चीज़ पसंद आती है तो अपन क्या करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने पे अपने को वो सीधी कार्ट में चली जाओ, कार्ट से वहाँ से अपना ओके करने पे ऑनलाइन पेमेंट पूछता है। ये ऑर्डर देना हो गया। ऑर्डर देने के बाद धन भुगतान की व्यवस्था, ऑनलाइन खरीद में धनराशि का भुगतान विविध रूप से हो सकता है। कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, कैश ऑन होता है, चेक, बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश से भी होता है। तो धन भुगतान की व्यवस्था कैसे होगी, सबसे पहले पंजीकरण होगा। कोई भी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करेंगे तो सबसे उसमें नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑर्डर देना, कोई भी अपने को चीज़ पसंद आ रही है तो उसको चॉइस उसको कार्ट में भेजेंगे, कार्ट में भेजने के बाद उसको ऑर्डर करेंगे। धन भुगतान की व्यवस्था, अब जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा उसमें पेमेंट कैसे करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है या चेक से करोगे, नेट बैंकिंग से करो या ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड से करोगे। तो माल धन भुगतान की 3 प्रक्रिया होती है, पंजीकरण, ऑर्डर देना और धन भुगतान की व्यवस्था। उसके बाद धन भुगतान की प्रक्रिया आती है ऑनलाइन खरीद में धनराशि का भुगतान विविध प्रकार से हो सकता है। ऑनलाइन खरीदी में धनराशि का भी भुगतान विविध प्रकार से हो सकता है। कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। कैश ऑन डिलीवरी, धनराशि का भुगतान की इस पद्धति में खरीदी वस्तु मंगवाए गए पते पर तब उसकी धनराशि का भुगतान किया जाता है। कैश ऑन डिलीवरी, जब अपन को ऑर्डर किया है और अपने ऑर्डर घर पे पहुंचता है तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे रखता है, तो माल आने के बाद अपन पेमेंट करते हैं। चेक, ऑनलाइन व्यापारी ग्राहक की ओर से चेक प्राप्त करने की व्यवस्था भी करता है। वस्तु का क्रेता या विक्रेता को चेक देता है। तो चेक, ऑनलाइन व्यापारी ग्राहक क्या करता है, ग्राहक को जब अपने घर पर उसके पास कैश में अवेलेबल नहीं है तो चेक का भी ऑप्शन होता है, तो चेक से पेमेंट करता है। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, वर्तमान समय में बैंक इंटरनेट के माध्यम से धनराशि भुगतान अथवा स्थानांतरण को सुविधा भी ग्राहकों को देती है। कुछ ग्राहक क्या करते हैं, ऑर्डर की डिलीवरी के साथ नेट बैंकिंग कर देते हो, एडवांस पेमेंट कर लेते हो, उससे नेट बैंकिंग से भी हो जाता है। क्रेडिट, कुछ ग्राहक होते हैं जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कटवा देते हैं। इस प्रकार के कार्ड को प्लास्टिक द्रव्य के रूप में भी
जाना जाता है। डेबिट कार्ड एक व्यक्ति को उसके खाते में जमा धनराशि जितनी ऑनलाइन खरीदी की सुविधा प्राप्त होती है, कार्ड द्वारा ऑनलाइन व्यवहार होता है, तुरंत ही कार्ड धारक के खाते में उतनी रकम भुगतान हो जाती है। डिजिटल कैश ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसका मात्र साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्व में ही अस्तित्व होता है। तो डिजिटल कैश का ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, डिजिटल कैश का एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसका मात्र साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्व में ही अस्तित्व होता है। उसके बाद व्यवहारों का रक्षण और सुरक्षा। परंपरागत वित्तीय व्यवहारों की तुलना में ऑनलाइन व्यवहारों की में बहुत से अधिक लाभ होते हैं, जिनके परिणाम व्यवहार करने वाले व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा मनोवैज्ञानिक स्तर पर हानि हो सकती है। तो परंपरागत वित्तीय व्यवहार की तुलना में ऑनलाइन व्यवहार में बहुत ही जोखिम रहती है। क्या कहते हैं, बहुत जोखिम रहती है। अपना फ्रॉड भी हो सकता है अपने साथ, जिसके व्यवहार स्वरूप व्यवहार को करने वाले आर्थिक प्रतिष्ठा मनोवैज्ञानिक स्तर पर हानि भी हो जाती है। ई कॉमर्स में सुरक्षा की बात सबसे महत्वपूर्ण है। ये जोखिम तीन प्रकार की होती है: व्यवहार की जोखिम, जानकारी की जोखिम, बौद्धिक संपत्ति और गुप्त जानकारी की जोखिम। व्यवहार की जोखिम के सामने रक्षण। ऑनलाइन व्यवहार में ग्राहक ने ऑर्डर नहीं दिया है ऐसा विक्रेता बतलाता है, तो कभी ग्राहक से ये बताया कि जो ऑर्डर नहीं दिया है, इसके अलावा माल के सही स्थान नहीं पहुँचने या गुणवत्ता योग्य नहीं है जैसी शिकायतें प्राप्त होती है। ये सभी जोखिमों में निवारण के लिए खाता पंजीकरण के समय उचित पहचान तथा पते की जांच करना तथा ग्राहकों की सुस्थापित बिक्री को साइट से खरीद करनी चाहिए। तो व्यवहार के जोखिम के सामने के रक्षण। ऑनलाइन में ग्राहक में कितनी बार ऑर्डर नहीं देता और ऑर्डर आ जाता है, उसका पहले पेमेंट करना पड़ता है, और जब वो पार्सल अपन लेते हैं उसमें कुछ फ्रॉड हो जाता है अपने साथ में। तो ये इसका जोखिम रहता है अपने को। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो चीज़ अपने मंगाई है वो नहीं आती, दूसरी आ जाती है, ऐसी शिकायतें रहती है, तो जोखिम का सामना करना पड़ता है। सूचना संग्रह के जोखिमों के सामने रक्षण। सूचना के संदर्भ में अनेक जोखिम होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी को स्वार्थ के उद्देश्य से या मात्र आनंद के हेतु से चोरी किया जा सकता अथवा बदला जा सकता है। अपना वायरस या हैकिंग शब्दों उसमें परिचित होंगे। वायरस एक प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस का एक प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम। वायरस कंप्यूटर सिस्टम में अपनी नकल खड़ी करता है और सूचना को क्षति पहुंचाता है। वायरस स्क्रीन पर प्रवेश करता है, कंप्यूटर कार्य में रुकावट पैदा करता है। तो वायरस एक प्रकार क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सूचना के संग्रह जोखिमों के सामने भी रक्षण करता है। बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता के जोखिम के सामने रखना। इंटरनेट खुला मंच है। एक बार कोई जानकारी इंटरनेट पर रख दी जाए तो वह सार्वजनिक हो जाती है। ऑनलाइन व्यवहार करते समय दी जाती जानकारी जैसे ईमेल पता, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, इसके अलावा धंधे की बहुत सी जानकारी गुप्त रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार की जानकारी का दुरुपयोग होने की पूर्ण संभावना होती है। समय समय उपभोक्ता को अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। तो बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता के जोखिम के सामने इंटरनेट पर बहुत खुला मंच है। अपन को जो भी ऐप अपन यूज़ करते हैं उसमें जोखिम रहती है, तो बार बार अपने को पासवर्ड अपना बदलते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, तो कितने पॉइंट है इसके? व्यवहार के रक्षण और सुरक्षा के। व्यवहार के जोखिम के सामने रक्षण, सूचना संग्रह के जोखिम के सामने रक्षण और बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता के जोखिम के सामने रक्षण। फिर है आउटसोर्सिंग और बारिश। धंधा की इकाई के द्वारा कोई भी कार्य फुटकर या कार्य प्रक्रिया की किसी निश्चित समय अवधि के लिए अन्य समूह को अनुबंध के रूप में सौंपा जाए तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग के धंधा की इकाई द्वारा मतलब कोई व्यापारी द्वारा कोई भी कार्य फुटकर कार्य प्रक्रिया किसी निश्चित समय के अवधि के लिए अन्य समूह के अनुबंध के रूप में सौंपा जाए तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। धंधा की इकाई अपनी मुख्य प्रवृत्ति पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सके, इसके लिए आउटसोर्सिंग आवश्यक है। इसलिए कंपनी गौण कार्यों की आउटसोर्सिंग करवाती है। इसके अलावा बहुत सी धंधा की इकाइयाँ भौतिक कार्य उनका मुख्य कार्य होने के बावजूद आउटसोर्सिंग करवाती है। आउटसोर्सिंग कंपनी के बाद भी करवाई जा सकती है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी के बाद भी करवाई जा सकती है। तो धंधा की प्रक्रिया के बारे में बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ की श्रृंखला। बीपीओ अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बाहरी कंपनी या समूह की करार आधारित सेवा प्राप्त करना। तो बीपीओ क्या है? अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्यों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बाहरी कंपनी या समूह की करार आधारित सेवा का प्राप्त करना होता है। बीपीओ की अवस्था। बीपीओ अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट वर्ग के कर्मचारियों को दैनिक कार्यों के दायित्व में
मुक्त करता है। बीपीओ कंपनी के कॉर्पोरेट वर्ग के कर्मचारियों को दैनिक गौण कार्यों के दायित्व को मुक्त करता है। खर्च में कटौती करता है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय पर ध्यान दिलाता है। कार्य कुशलता का लाभ प्राप्त होता है और परिवर्तन कार्य से मांग को पूर्ण करता है। लाभ में वृद्धि होती है। खर्च में कटौती धंधाकीय इकाई की बिलिंग, खरीद, डेटा एंट्री, मार्केटिंग सेवा जैसे फ्रंट ऑफिस के कार्यों का आउटसोर्सिंग करके अपने खर्च के घटाती है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय पर धंधा की इकाई में दैनिक कार्यों का आउटसोर्सिंग करने में संचालन मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्य कुशलता का लाभ धंधाकीय इकाई कर्मचारियों में भर्ती करके उनको प्रशिक्षित करे इसके स्थान पर आउटसोर्सिंग द्वारा गुणवत्ता का कार्य करवाती है। परिवर्तनशील मांग को पूर्ण करना, बीपीओ कंपनियां ग्राहकों को निरंतर बदलती मांग को पूर्ण करने के लिए सुविधा देती है। लाभ में वृद्धि, व्यापारी इकाई ऐसे कार्य जो कम महत्वपूर्ण हो उन कार्यों की आउटसोर्सिंग करवाकर कंपनी के महत्वपूर्ण घटकों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सकती है, जैसे विक्रय वृद्धि, नए उत्पादों को विकसित करना, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि करना, ग्राहक सेवा संतोष में वृद्धि करना। बीपीओ का कार्य क्षेत्र क्या है? बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बिलिंग, खरीद, डेटा एंट्री जैसे व्यापार के आंतरिक कार्य किए जाते हैं। बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग में कौन से कार्य किए जाते हैं? बिलिंग, खरीदी, डेटा एंट्री जैसे व्यापार के आंतरिक कार्य किए जाते हैं। और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग मार्केटिंग या टेक्निकल ग्राहक संबंधी जैसी सेवाओं का समावेश होता है, तो वो फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग कहलाता है। फिर ज्ञान प्रक्रिया के बारे में केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ क्या है? केपीओ की संकल्पना, केपीओ अर्थात ज्ञान संबंधी प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग बीपीओ में कार्य संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। केपीओ अर्थात ज्ञान संबंधी प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग बीपीओ में कार्य संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन केपीओ और बीपीओ में क्या होता है? बीपीओ अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्यों या प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बाहरी कंपनी या समूह की करार आधारित सेवा को प्राप्त करना होता है। लेकिन केपीओ अर्थात ज्ञान संबंधी प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग बीपीओ में कार्य संबंधी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित दिया जाता है। केपीओ की आवश्यकता क्या होती है? सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति, स्रोतों का महत्तम उपयोग, जटिल समस्या का समाधान, मुख्य कार्यों पर विशेष ध्यान, द्रव्य का महत्तम उपयोग, खर्च में कमी और जोखिम में कमी। तो सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति, केपीओ की सेवा देने वाली संस्था के पास प्रशिक्षण और मानव संसाधन में विनियोग के परिणाम स्वच्छ रूप उच्च कोटि की कुशलता होती है और धंधा की इकाई इसका लाभ न्यूनतम खर्च पर प्राप्त होता है। तो केपीओ में सेवा देने वाली संस्था के पास प्रशिक्षण और मानव संसाधन पर विनियोग के परिणाम स्वरूप उच्च कोटि की कुशलता होती है और धंधा की इकाई की इसके लाभ न्यूनतम खर्च पर प्राप्त होता है। स्रोतों का महत्तम उपयोग, प्रत्येक धंधा की इकाई का प्राप्त साधन सीमित होते हैं। प्रत्येक धंधा की इकाई के प्राप्त साधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। आउटसोर्स के कारण इकाई के मानव संसाधन मुक्त हो जाते हैं। आउटसोर्स के कारण इकाई के साधन मुक्त हो जाते हैं। उनका अधिकतम उपयोग ग्राहक लक्षी प्रवृत्तियों में किया जा सकता है। जटिल समस्याओं का समाधान, विविध जटिल समस्याएं जिनमें उच्च स्तर के तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, ऐसी समस्याओं का निराकरण आउटसोर्सिंग द्वारा सतह से किया जा सकता है। तो जटिल समस्याओं का समाधान भी आउटसोर्सिंग द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यों पर विशेष ध्यान, आउटसोर्सिंग की सहायता से धंधा की इकाई अपने मुख्य कार्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। द्रव्य का महत्तम उपयोग, धंधा की इकाई बहुत से कार्यों को आउटसोर्सिंग की जाती है, तो ऐसे कार्यों के लिए पूंजी विनियोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप इस पूंजी का महत्तम उपयोग धंधे के विकास के लिए किया जा सकता है। खर्च में कमी, आउटसोर्सिंग के प्रचलित होने के मुख्य कारणों में से एक कारण खर्च में कमी है। कंपनी द्वारा बाजार प्रक्रिया संशोधन विकास जैसे कार्यों की आउटसोर्सिंग करने से धंधा की इकाई के खर्चे में कमी होती है। तो खर्च में कमी आउटसोर्सिंग के प्रचलित होने के मुख्य कारणों में एक कारण खर्च में कमी है और कंपनी द्वारा बाजार प्रक्रिया संशोधन विकास जैसे कार्यों की आउटसोर्सिंग करने से धंधा की इकाई के खर्चे में कमी होती है। जोखिम में कमी, वर्तमान परिस्थिति में बाजार स्पर्धा, सरकारी नीति नियमों और टेक्निक में बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तन होता है। वर्तमान परिस्थिति में बाजार स्पर्धा, सरकारी नीति नियमों और टेक्निक में बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तित होता है। धंधा की इकाई द्वारा किया गया विनियोग समय के साथ अनुपयोगी हो जाता है। तो आउटसोर्सिंग में इन जोखिमों में कमी हुई है। केपीओ का कार्यक्षेत्र,
व्यापार और बाजार का संशोधन करना, कानूनी सेवाएं करना, मेडिकल सेवाएं देना, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना, संशोधन और विकास करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एनिमेशन और डिजाइन। तो केपीओ क्या है? केपीओ अर्थात ज्ञान संबंधित प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग। ज्ञान संबंधित प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग। बीपीओ में कार्य संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो केपीओ की आवश्यकता किस किस में होती है? सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति में, शोधता का महत्तम उपयोग में, जटिल समस्याओं का समाधान में, मुख्य कार्य पर विशेष ध्यान देकर, द्रव्य का महत्तम उपयोग करके, खर्च में कमी, जोखिम में कमी। और केपीओ का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार हैं: व्यापार और बाजार का संशोधन, कानूनी सेवाएं, मेडिकल सेवाएं, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, संशोधन और विकास, कंप्यूटर प्रोग्राम, एनिमेशन और डिजाइन। ठीक है, इन सभी को लिखना है, याद करना है और मुझे मेरे नंबर पे भेज देना है।